जिसको स्टेट के काम कहा जाता है, आईपीएस और आईएएस लॉबी, इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है और यहां पर भी वही दिखाई दे रहा है। और क्या यह समझना चाहिए कि ये सिर्फ गुजरात के सिलसिले में नुमाया हो रही तस्वीर है या पूरे देश का यही हाल है? हमारी इस चर्चा में दिल्ली से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया साहब, जेडीयू के नेता सुशील कुमार सिंह साहब, और इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार साहब। इसके अलावा अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीक्षित सोनी भी। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले दीक्षित, इसको लेकर वहां क्या खलबली देखने को मिल रही है? ये इसको कितना सीरियस ले लिया जा रहा है और इसके इंप्लीकेशंस क्या देखे जा रहे हैं? देखिए, काफी खलबली तो मच चुकी है वंजारा आज के इस पूरे 10 पन्नों के खत के बाद। और खासतौर पर अगर बात की जाए राजनीतिक हलकों की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हाथों एक बड़ा मुद्दा लग चुका है। और जिस तरीके का खुलासा कहीं ना कहीं डीजी वंजारा ने अपने इस खत में किया है और जिस तरीके से वह अमित शाह पर बरसे हैं, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि वह काफी नाराज है। पिछले 6 साल से लगातार वो जेल में बंद है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनके लिए किसी भी तरह का बड़ा वकील भी मुहैया नहीं करवाया गया। जहां तक गुजरात के विकास का सवाल है, उन्होंने खत में एक बात का जिक्र यह भी किया है कि गुजरात को आतंकी कहीं ना कहीं एक कश्मीर बनाने जा रहे थे गुजरात दंगों के बाद। तब डीजी वंजारा और उनकी टीम ने कहीं ना कहीं इन सारे ऑपरेशंस के जरिए कहीं ना कहीं आतंकियों को मार गिराया था और उन्हीं के कारण आज गुजरात में चैन अमन फैला हुआ है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की नाराजगी उन्होंने अमित शाह और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जताई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उसका एक राजनीतिक फायदा उठाने का कोशिश की तौर पर यहां पर लग रहा है। क्या जीएल सिंघल जो पुलिस अधिकारी रहे, उन्होंने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की थी क्या? और वो भी यही समझते रहे क्या कि उनका एक तरीके से इस्तेमाल किया गया, उनके किए हुए काम की क्रेडिट ली गई, लेकिन अब जबकि वो मुश्किल में है और उनकी मदद नहीं की गई, क्या उन्होंने भी यही कहा? देखिए, जहां तक जीएल सिंघल का सवाल है, क्योंकि जीएल सिंघल के मामले में जैसा कि आप जानते हैं कि इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में सबसे पहले आईपीएस अधिकारी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और 90 दिन के भीतर जो सीबीआई को चार्जशीट फाइल करना था, वो सीबीआई ने कहीं ना कहीं चार्जशीट फाइल नहीं की थी और उन्हें डिफॉल्ट बेल का एक मुनाफा मिला था, जिसके कारण आज वो जेल के बाहर है। तो कहीं ना कहीं वंजारा भी यही सोच रहे होंगे कि उन्हें किसी न किसी तरीके से राहत मिल जाए। जिस तरीके से यह माना जा रहा है कि जीएल सिंघल ने जिस तरीके से सीबीआई को भी इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में किसी तरह की मदद की है, उसके कारण ही जीएल सिंघल को ये डिफॉल्ट बेल का फायदा मिला है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं डीजी वंजारा भी यह चाहते हैं कि अब उन्हें इस तरह का फायदा मिले और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि उसके कारण उन्होंने अपने आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि अब एनकाउंटर के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं पूरे राज्य में राजनीति और गरमाएगी। जी दीक्षित, पीएल पुनिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनिया साहब, कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इस मुद्दे को? और लेकिन इनके लेटर में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है कि एनकाउंटर्स क्या फोर्स थे या असली थे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने जब सरकार की बारी थी तो हमने वो करके दिखाया जो हमसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया और वो ये यहां पर गवर्नमेंट को फेल समझते हैं, मोदी को फेल समझते हैं। आपका नजरिया क्या है? देखिए, इसको पढ़ें पत्र को तो इसमें यह भी लिखा है कि जो सरकार ने निर्णय लिए उसका अनुपालन हमने किया और ईमानदारी से पालन किया, तो जाहिर है कि ऐसा निर्णय दिया हुआ। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग जेल में हैं, वास्तव में जो गांधीनगर में बैठी हुई सरकार उसको जेल में होना चाहिए था। ये भी उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, कहीं ना कहीं जरूर लिखा है। और मुझे तो इस चीज का पूरी आशंका है कि जब ट्रायल शुरू होगा, जब एविडेंस लेना शुरू होगा, तो बंजारा और जो उसके बाकी अधिकारी है 32 पुलिस अधिकारी आज जेल में है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी एक राज्य से इतने ज्यादा पुलिस अधिकारी जेल में नहीं है और वो भी फर्जी एनकाउंटर के उसके आधार पर। तो मनोबल टूटा हुआ है और उसका बदला, और उन्होंने स्पष्ट कहा है बंजारा ने कि मैंने जो ईमानदारी दिखाई, आपके प्रति निष्ठा दिखाई, आपकी लॉयल्टी दिखाई, वो आज से खत्म होती है और मैं उससे मुक्त हूं, पूरी तरह से मुक्त हूं। ये सब जब कहा
तो मैं समझता हूं कि मोदी के लिए, अमित शाह के लिए आगे आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। जरूर कुछ न कुछ ऐसे खुलासा ये लोग करेंगे जिससे कि सरकार के लिए संकट की पैदा होगी। और उन्होंने तो बहुत आरोप ये भी लगाया है कि अमित शाह की वजह से तो हम गुजरात से हमारा ट्रायल वहां पर मुंबई में हुआ है, और उन्हीं की वजह से, केवल उन्हीं की वजह से कि तुलसीराम प्रजापति का केस सोहराबुद्दीन के साथ में जो टैग किया गया, शामिल करके ज्वाइंट ट्रायल शुरू हुआ, वो भी उन्हीं की वजह से है जिसकी दिक्कत है। और उनका कहना है कि उनको तो बड़े से बड़े वकील जो सबसे ज्यादा फीस लेते हैं वो कर दिए गए, और हम अधिकारी लोग ये कहां से ये पैसा लाएंगे। मुंबई के जो ट्रायल है वो यहाँ के अहमदाबाद के ट्रायल से बहुत महंगा है, बहुत पीड़ा उन्होंने दिखाई है, और मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में इस सरकार के लिए बहुत कठिनाई होगी। चलिए सुशील साहब, आपने कैसे देखा इसको? ये लेटर आपकी निगाहों में क्या कहता है? देखिए, मैं इसको दलों के विषय से ऊपर हटके देखना चाहता हूं। ये कहना चाहता हूं कि कोई अधिकारी यदि ये कहे कि हमने लॉयल्टी दिखाई, आपके आदेशों का पालन किया, आपकी आज्ञा का हमने पालन किया, और आपने जो कहा मैंने किया, लेकिन मुझे आप लोगों से उम्मीद थी वो आप लोगों ने नहीं किया, तो इसको मैं कहीं से भी सही नहीं मानता, और ये कहीं से भी उचित नहीं है। अधिकारियों का काम जो कानून है उसका पालन करना होता है, और यदि ईमानदारी से अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तो उनको कोई परेशानी ना हो। कोई अनपढ़ आदमी अधिकारी नहीं बनता, अधिकारी तो काफी पढ़े लिखे लोग ही बनते हैं। उनको कानून की जानकारी होती है, उन्हें अपने कर्तव्यों की जानकारी होती है, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी होती है, उन्हें अपने सीमाओं की जानकारी होती है कि उनके अधिकार क्या है, उनकी सीमा क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। तो सब जानबूझकर यदि कोई गलत काम करे और किसी स्वार्थवश करे, किसी सरकार से किसी एक्सपेक्टेशन वश करे, तो ये कहीं से भी सही और उचित नहीं है। अब उनकी पीड़ा है, उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है कि हमने सरकार के लिए वो किया जो नहीं करना चाहिए था। अब सरकार वो नहीं कर रही है जो हमें चाहिए था, तो ये तो उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है। और मेरा मानना है कि अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। उनको न तो किसी सरकार से ऑब्लाइज होना चाहिए और न किसी सरकार को ऑब्लाइज करने का काम करना चाहिए। चलिए तो ये 3 तरह के वर्जन अभी तक की चर्चा में हमने सुने। हमारे संवाददाता ने बताया कि बंजारा अब अपने लिए रिलीफ चाह रहे हैं किसी भी कीमत पर, लिहाजा उन्होंने ये कदम उठाया है। पुनिया साहब कह रहे हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर की तरफ से किया गया ये रहस्योद्घाटन आने वाले दिनों में मोदी और अमित शाह के लिए कई नकारात्मक गुल खिला सकता है। अजय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय साहब, इन तमाम बातों का विश्लेषण आप कैसे करते हैं? देखिए, जो बात सुशील जी कह रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही चिंताजनक बात है। कांग्रेस और भाजपा के लिए यह मात्र एक राजनीतिक मुद्दा बनके रह गया है, लेकिन बात उससे आगे जाती है कि आज सवाल आईएएस और आईपीएस जैसी जो विशिष्ट सेवाएं हैं जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उसकी उपयोगिता पे उठता है कि यही आईएएस और आईपीएस अफसर जब जनता के काम करने की बारी आती है तो कहते हैं कि मंत्री जी इस पे साइन नहीं कर रहे हैं और आप हमसे कैसे अपेक्षा करते हैं कि मैं इस फाइल पे साइन कर दूं, आप जाइए कोर्ट से आदेश ले आइए अगर आप सही हैं। इस तरह का हवाला देकर के जनता के जायज काम को भी ये नहीं करते हैं, लेकिन अपना विशिष्ट बंगला लेने के लिए, सरकारी सुविधाएं लेने के लिए, अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पे भिजवाने के लिए ये सत्ता के सामने नतमस्तक क्या लेट जाते हैं और उनके जायज और नाजायज कामों को अंजाम देते हैं। और एक नया दौर शुरू हो गया है रिटायरमेंट के बाद, या इस तरह का 3 घंटे की फिल्म में हीरो का रोल करके चुनाव लड़के कहीं से चुनाव जीत जाना, यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। और मेरा तो यह मानना है कि आज समय की यह मांग है कि इस आईएएस और आईपीएस
जो सर्विस कैडर है उसकी समीक्षा की जाए, उसकी पुनः संरचना की जाए, या भारत के मौजूदा जरूरतों के हिसाब से ये दोनों ही सर्विस बिल्कुल बेकाम और नाकाम साबित हो रहे हैं। ये मसला सिर्फ गुजरात का नहीं है, ये झूठे इनकाउंटर का एक देश में लंबी फहरिस्त चल पड़ी है। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के राष्ट्रीय आंकड़ों को उठा करके देख लें, कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट का जो आलम है, आप आज केस लगाइए, 20 साल के बाद फैसला होता है, जनता त्राही त्राही कर रही है। और मेरी यह गुजारिश है तमाम राजनीतिक दलों से, खास करके पुनिया जी से, जो खुद एक आईएएस अफसर रहे हैं, कि उनके दौर में क्या आलम था, आईएएस अफसर किस तरह से जाकर के जनता के साथ खड़े होते थे, और आज क्या आलम है, वो यह आवाज उठाए, मात्र चुनावी फायदे के लिए या चुनावी प्रकरण इसको न बनाए जो नब्ज है समस्या की। We must strike there if we want to save this democracy. दीक्षित, इसको लेकर सरकारी महकमे से कहीं कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? किसी ने इस पर मुंह खोला है या चुप्पी बरकरार है? देखिए दिनेश, पूरी से चुप्पी बरकरार है। अब तक हम कई जगह पर ट्राई कर चुके हैं, खासतौर पर सरकारी प्रवक्ताओं से भी बात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से वो कतरा रहे हैं। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डीजी वंजारा का यह जो त्याग पत्र है उसे एक बड़े बिग ब्लो के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के खुलासे उन्होंने कहीं ना कहीं इस खत में किए हैं, उन्होंने साफ तौर पर अमित शाह पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं उनको भगवान मानता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरा भरोसा उन पर नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर उनके इस खत से साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डीजी वंजारा है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और जो राज अभी तक गुजरात के एनकाउंटर के मामले में जिन राज पर पर्दा अभी भी गिरा हुआ है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि सीबीआई आने वाले समय में डीजी वंजारा जैसे अधिकारियों के नए सिरे से बयान लेकर उन सारे राज से पर्दा भी उठा सकता है। जी, मैं और मेरे ऑफिसर्स सरकार के रवैये से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब अमित शाह और मोदी सरकार पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं। ये भी उसी खत की मजमून में से आई हुई लाइनें हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ये चर्चा जारी है। हुआ तो क्रिमिनलिटी क्या, अपराधीकरण क्या हुआ और कहां से इन्फ्लुएंस हुआ, कौन सी कोर्ट कचहरी के साथ मखौल हुआ, क्योंकि वो तो आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो ये व्यक्ति झूठा है और साथ में कांग्रेस के पेरोल पे काम कर रहा है, या लालच होगा कि दिल्ली वाले जो केसेस हैं तुम्हारे खिलाफ वो हम चलने नहीं देंगे। और जहां तक वंजारा का प्रश्न है, उसमें मैं सिर्फ एक प्रश्न लगाना चाहती हूं कि सुरेश कलमाडी, जिनके अकाउंट से कई 100 करोड़ रुपया निकला, जो 400-500 करोड़ के घपले में शामिल थे, ए राजा जो इस सरकार में मंत्री थे, जिनके अकाउंट से भी बहुत लंबा चौड़ा 2G स्पेक्ट्रम स्कैम निकला, कनिमोई जिनको वापस से कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा की टिकट दिलवा के भेजा, और बोफोर्स केस जिसके अंदर खुद गांधी परिवार शामिल था, शीला दीक्षित जिनके खिलाफ FIR दर्ज है और आज तक उनकी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन नहीं हुई, जगदीश टाइटलर जो कि आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा जैसे केसेस में शामिल है। इन तमाम केसेस के बावजूद ये सब जमानत पे बाहर घूम रहे हैं। एक पुलिस कर्मी जिसको 8 साल से, जो कि खुद वो अपने एफिडेविट में अपना जो दर्द है वो बता रहा है, एक केस में दूसरा जोड़ दिया जाता है, दूसरे में तीसरा जोड़ दिया जा रहा है, किस तरीके से गुजरात का जिहादीकरण हो रहा था, किस तरीके से वहां पर लोगों को भेजा जा रहा था, और किस तरीके से वो खुद कहता है कि हमने गुजरात को कश्मीर बनाने से रोका, ये भी उसके शब्द हैं। तो अगर उसकी जो एक आध लाइन है जो उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है कि 8 साल से इस देश की कानून व्यवस्था जहां पे बेल जो है वो रूल है ना कि जेल, ऐसे मामलों में जहां पर ना तो आज तक ये केसेस खत्म हुए, ना ही इनकी ट्रायल खत्म हुई, 10-10 साल बाद केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे बदले क्योंकि ये IB कंट्रोल्ड ऑपरेशंस थी, लेकिन बावजूद उसके ये लोग जो अपने काम के दायरे में काम कर रहे थे या हटके कर रहे थे या दायरे में कर रहे थे या SIT के तहत हुआ, जो भी उसका प्रकरण रहा, अगर गलती है और झूठे एनकाउंटर थे तो फटाफट ट्रायल करके आपने आज तक इनको सजा क्यों नहीं दी? अगर सच्चा है और ये एनकाउंटर सही थे तो उस व्यक्ति को जेल में क्यों रखा हुआ है?
ऐसे में मेरा ये मानना है कि ये तो देश की कानूनी प्रक्रिया पर, जहां पर जो तमाम भ्रष्ट लोग हैं जमानत पे बाहर निकल रहे हैं और कोई किसी के खिलाफ केस में केस ऐड हो रहा है और उसको जेल में रखा जा रहा है, उसी प्रकरण का हिस्सा है। और कांग्रेस का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, खासतौर पे जब सोनिया गांधी जो है सोमवार की रात को निकलती है और बुधवार को ये प्रकरण मंगलवार से शुरू हो जाता है, वो सब तारे 10 जनपद तक मिल रही है, दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लीजिए, तो यहां तो ये दिखा दिया गया कि जो बड़ी बड़ी करतूत करने वाले हैं वो कहीं लगभग स्कॉट फ्री घूम रहे हैं और कहीं किसी ने बड़े अपराधों को थामने में अपनी भूमिका निभाई, उसको आपने जेल में बंद कर रखा है, लिहाजा वो फ्रस्ट्रेशन की लाइनें हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो फ्रस्ट्रेशन है तो फ्रस्ट्रेशन मोदी पर और अमित शाह पर क्यों निकल रहा है? अजय साहब देखिए, फ्रस्ट्रेशन मुझे तो इनकी बात पे मतलब गहरा दुख हो रहा है कि मीनाक्षी लेखी जी ऐसा बोल रही हैं और एक लंबी चौड़ी तकरीर, एक तरफा तकरीर देकर वो यहां से निकल गई। खैर, उनको इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि भाजपा का नेता कोई आज बोल नहीं रहा है और वो बोलने तो सामने आई। अरे फ्रस्ट्रेशन 10 पेजों में होता है। आपने जो कहा मोदी और अमित शाह पे सिर्फ क्यों, क्या 10 पेजों का फ्रस्ट्रेशन है? तो सवाल वही उठता है कि अगर गेंद आपके पाले में है तो वो सही है, गेंद आपके विपरीत है तो वो गलत है। तो ये जो राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है, जहां राष्ट्र गायब है, जहां जनता गायब है, जहां लोकतांत्रिक मूल्य गायब है, जहां संवैधानिक संस्थाओं की इंपॉर्टेंस गायब है और राजनीति सिर्फ शुद्ध उछवातों के लिए या चुनाव जीतने के लिए हो रही है। एक बात मैं और कहूंगा, जो बंजारा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुजरात सरकार के कहने पे या मोदी जी के कहने पे या अमित शाह के कहने पे ये काम किया है। आप आईपीएस अफसर हैं, आपको इसलिए इस देश की संविधान में आईएएस और आईपीएस अफसर को डायरेक्टली सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव माना गया और हमने हमारे संविधान में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसी एक सरकार को आप ये कह सकते हैं, किसी एक पार्टी को आप ये कह सकते हैं जो इसका इस्तेमाल अपने तरीके से नहीं करता? क्या ये मजबूरी भी है ब्यूरोक्रेसी की? सुशील साहब देखिए, मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी की कोई मजबूरी नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और किसी के कहने पर यदि कोई गलत काम करते हैं तो इनको पता होता है कि ये काम सही है या गलत है। निश्चित रूप से ये किसी न किसी स्वार्थ में गलत करते हैं, चाहे इनको अच्छी पोस्टिंग चाहिए या इनको बंगला चाहिए, इनको कोई और तरह की सुविधा चाहिए। जब इनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तब ये फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। हमको लगता है कि हमने इनके कहने पर कुछ गलत किया और इनसे जो मुझे अपेक्षाएं थी, जो उम्मीद थी, वो पूरा नहीं हुआ। तब ये कहते हैं कि मैं आपको भगवान मानता था। मैं इस विषय को, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और चिंताजनक भी है, पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी का सवाल है। तो मैं किसी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी और किसी पार्टी की बात मैं नहीं मानता। मेरा ये कहना है और ये मानना है कि यदि ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए, ब्यूरोक्रेसी किसी से ना प्रभावित होते हुए केवल कानून से प्रभावित ठीक हो जाए तो उसको खेमका जैसा होना पड़ता है। फिर अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए तो फिर कहीं दुर्गा शक्ति नागपाल जैसी उदाहरण भी सामने आते हैं। पीएल पुनिया साहब, ये ब्यूरोक्रेसी से जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं या ब्यूरोक्रेसी को ये कहा जा रहा है कि वो जब तक मीठा मीठा मिला तब तक गपगप और जब कड़वा हो जाता है तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, ये आप इसको जायज मानते हैं क्या, या ये माना जाए कि ब्यूरोक्रेसी की भी मजबूरियां होती हैं? देखिए, पहले तो मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहा गया और तरह तरह के केसेस गिनाए गए कि वो बेल पे चले गए और ये बेल पे नहीं हो पाए और इस पर दोष पूरा केंद्र सरकार को कर दिया। उनको मालूम होना चाहिए कि अमित शाह को जो बेल मिली है वो केंद्र सरकार ने नहीं दी, वो न्यायपालिका ने दी है। अगर इनकी बेल रिजेक्ट हुई है, वो कोई केंद्र सरकार ने रिजेक्ट नहीं की है, वो केवल न्यायपालिका ने किया है। ये रूल ऑफ लॉ है, ये कानून है, संविधान है, उसके तहत कार्रवाई न्यायपालिका के द्वारा की है। उसी पे अगर आक्षेप लगाने शुरू होंगे तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसमें उनको इन चीजों से बाज आना चाहिए। और जहां दूसरे आपका कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की क्या मजबूरी है, मैं समझता हूं कोई मजबूरी नहीं है। मैं हमारे साथी जो कह रहे थे कि बहुत से अधिकारी
इस लालच में कि उनकी अच्छी पोस्टिंग मिल जाए और कुछ लाभ मिल जाए, उसके लिए वो चापलूसी करते हैं, जो नेताओं की चापलूसी करते हैं और उनके कहने से करते हैं। अभी जो बंजारा के बारे में उन्होंने बहुत आदर्श के रूप में कहा है अपने आप को कि मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया और मुझे नहीं मिला, विश्वासघात किया। अमित शाह के बारे में भी कहा, नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा। मुझे बड़े कष्ट इस बात का है कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये सब कुछ कहा है कि उनके कहने से उन्होंने काम किया, और जाहिर है कि उन्होंने फर्जी इनकाउंटर भी किए हैं। अगर फर्जी इनकाउंटर किए हैं और ये गलत काम किया है, ये मर्डर है, अगर उसमें फंसे हैं तो इसमें मलाल क्या है? अगर मुझे खुशी होती ये कहते कि मैंने रूल ऑफ लॉ जो संविधान के अंतर्गत मुझसे अपेक्षा थी वही मैंने किया, अगर वो कहते तो आज जिस परिस्थिति में वो है वो कभी ना होते, कभी भी। ये बड़ी कानून के अनुसार कार्रवाई, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। ये कानून के ये बात एक तरफ वो अपने लेटर में ये कहते हैं कि मैंने और मेरे साथियों ने यहां जो आपराधिक तत्व बढ़ते जा रहे थे उनको रोकने का और गुजरात में शांति बनाए रखने का काम किया। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। अगर उन्होंने वो सब किया जो वो समझते हैं कि वो जायज था और कानून की किताबों के मुताबिक सही था, तो फिर उनका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे हो गया? नहीं, वो ये इसमें मानते हैं। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी तय हुई उसके हिसाब से हुआ। पॉलिसी क्या तय हुई? पॉलिसी तय ये हुई कि पकड़ो और उनको साफ कर दो, इनकाउंटर कर दो, ये पॉलिसी थी। अगर ये पॉलिसी थी और उसके हिसाब से उनको अपना क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं कि कश्मीर होने से हमने बचा दिया, और जो डेवलपमेंट मॉडल है गुजरात का, विकास का मॉडल है, उसको बनाने में उनकी बहुत भूमिका है, तो वो सिर्फ यही है कि वो निर्दोषों को पकड़ पकड़ के सिर्फ उनकी छवि बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी की छवि बनाने के लिए फर्जी इनकाउंटर करते रहे, उनको क्रेडिट देते रहे। तो ये उन्होंने किया है। तो जो आज कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है तो मैं समझता हूं कि ठीक कार्रवाई हुई है। अगर वो जेल में है तो जेल में इसलिए है कि उन्होंने गलत काम किए हैं, और ये वैसे नहीं है, ऐसे नहीं किसी ने पकड़ के दरोगा ने बंद कर दिया हो। 2 केसेस में तो इनके अपने गुजरात की जो सीआईडी ने बंद किया है, 2 केसेस में सीबीआई ने बंद किया है। तो ये निष्पक्ष तरीके से, जिसमें कोर्ट ने भी इसका मॉनिटर किया है, कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंतर्गत ये सब हुआ है। तो ये जो विधवा विलाप कर रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी जाति होगी, मैं समझता हूं कि इनको खुद दोषी है, और दोष अगर करेंगे और अपराधी की तरह से काम करेंगे तो जाहिर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन पुनिया साहब, जिस एक सिस्टम के तहत आप कह रहे हैं कि ये दोषी हैं और ये अपने किए की ही सजा भुगत रहे हैं, तो उसी सिस्टम ने जिन लोगों को बाहर रखा है वो इस काम बना है कि जमानत पर छूटे, कोई किसी को क्लीन चिट मिले, फिर उनका भी किया जाना चाहिए। उस लिहाज से भी ये समझा जाना चाहिए क्योंकि इसी सिस्टम में वो मान। मैं नहीं कहता, ये तो पहले से पूछा है कि उन्होंने किस जजमेंट देखिए, उसने देखा है, उसमें हर व्यक्ति का रोल अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अपने अपने करता है, और की उनके हुई और कैसे दिया मेरे पास नहीं है, और इसलिए वो सीखते हैं कि लोग आजाद हैं या बाहर हैं, काम किसी मामले से जा रहा है, क्योंकि उन पर भी आखिरकार इसी से कुछ बाहर, तो फिर उसको भी वैसा ही मानना चाहिए जैसा इसमें कहा है कि उन्होंने जो किया उसी का। आप इस बात की न्यायालय से पूछिए, अगर होगा ना तो मैं देखिए अगर इसलिए तो जमानत जाता है, जमानत में जाने का ये नहीं है कि वो साबित कर दिया। अब शिमला का आप कर रहे थे पुलिस अफसर, उसके बारे में कि समय से 60 अगर तो उसको टेक्निकल ग्राउंड पर, तो ये भी हो सकता है करेगा कि हर केस में किस वजह से उनको बेल मिली है, क्यों हमारे समाज इसको देखा जाए, ये बंजारा की और मुश्किलें एक कदम साबित होगा, या से कुछ नहीं तो कम से कम उनके फ्रस्ट्रेशन इवेंट निश्चित तौर पर बंजारा का सवाल है, उसकी लगातार बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आशिक पर नजर की जाए
तुलसीराम प्रजापति हो या ईश्वर फर्जमुद्दीन, तीनों चार्जशीट में कहीं ना कहीं बंजारा का जो रोल है, जो की भूमिका है, प्रमुख भूमिका के तौर पर दिखाया गया है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनको राहत मिलती की नजर, लेकिन कहीं राजनीति जरूर कर जाएगी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किल आने वाले समय में बड़ी सकती है, ऐसा साफ पर माना जाता है। जी अजय साहब, ये सिर्फ स्टेट में चल रही बातों को नुमाया करते हैं कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी और वहां सत्तारूढ़ जो दल है, उसके नेता हैं, उनके बीच में कैसे हैंड इन ग्लव्स कुछ चीजें चल रही हैं, इसको उजागर करता है, क्योंकि अंधे एम्बिशन को बताता है, लेकिन सिर्फ एक आप तौर पर देखते हैं, या आप ये कि ये सब जगह चल रहा है, बातें दबी हुई है, कुछ जगहों पर सामने आ जाती हैं। मैं बिल्कुल इसको कि तौर पर सामने आया, गुजरात जो आइसबर्ग है उसका उदाहरण है, और आज जिस रूल ऑफ लॉ की बात हम कर रहे हैं, संविधान की बात है, इस बंजारा से इस देश के आईएएस और आईपीएस सबक दे सके कि उनकी प्राथमिकता रूल ऑफ लॉ है, उनका ऑबिडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी किसी सत्ता आना और जाना में उनकी प्रति है। देश के यह बहुत हितकर होगा बंजारा का यह केस आईएएस सीखना चाहिए, कोई भी राज सत्ता उनको इसी तरह से करके राजनीति के हिसाब समय उनको फेंक देगी। अगर इस देश का आईएएस और आईपीएस वर्ग इस बात को समझ और उसका जो रिक्रूटमेंट है, जो स्टील फ्रेम का ढांचा है जिसकी रचना की गई थी, और उस तरफ वापस आए तो शायद यह बंजारा भारत के लोकतंत्र के लिए एक सही हल साबित हुआ। दूसरी बात, जो बार बार बंजारा साहब गॉड की बात कर रहे हैं, तो आजकल तो एक भगवान आसाराम है, दूसरे भगवान नरेंद्र मोदी है। चलिए, तो गॉड किसी व्यक्ति में न देखा जाए, बात को एक फिर दोहराया जा रहा है, लेकिन यहां से बंजारा की ये चिट्ठी खुद उनके लिए आगे क्या गुल खिला है, और क्या उन दो लोगों के लिए, उन दो राजनीतिक लोगों के लिए जो कहा जाता है कि मुश्किलें और बढ़ाने वाली ये चिट्ठी साबित हो सकती है, ऐसा होता है, इसके लिए इंतजार करें और धन्यवाद करें अपने मेहमानों का। इस चर्चा में होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।